कार कल्चर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अमेरिका हमेशा ही दुनिया से 2 कदम आगे रही है। ये रेस 19th सेंचुरी स्टार्ट होने के बाद शुरू हुई थी। लोगों के दिमाग में कार्स को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही थी। हर साल 1 लाख के आसपास कार रजिस्ट्रेशंस बढ़ने लगे। बट वही बात है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि अब लगने वाले है। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिकन कार कल्चर के साथ। 28 अक्टूबर 1929 सडनली स्टॉक मार्केट 12% से क्रैश होता है और उसके जस्ट अगले दिन 29 अक्टूबर 1929 को ओपनिंग बेल बजते ही मार्केट और 11% से ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह से इस डेट को अमेरिका में ब्लैक मंडे से भी जाना जाता है। 1929. The financial house of cards collapses and the overinflated stock market plunges into a Great Depression. मार्केट क्रैश होने से इकोनॉमी पर धीरे धीरे असर पड़ने लगा। मई 1930 आते आते कार सेल्स भी कम होने लगे थे। हालात इतने बिगड़ते जा रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% यानी ऑल टाइम हाई जा चुका था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 46% पर आ चुका था। इन सब चीजों को वापस से ठीक करने के लिए इकोनॉमी रिकवरी जरूरी थी। अब 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया और वहां से इकोनॉमी रिकवरी होना स्टार्ट हुआ। इकोनॉमी तो रिकवर हो रही थी पर इसका कार कल्चर पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके पीछे कारण भी ऐसे ही थे। नए प्रोग्राम डील, अब तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो रहा था। इसी के चलते 1935-36 में लगभग 15% से कार ओनरशिप्स कम हो गए और इस साल को ग्रेट डिप्रेशन ईयर फॉर अमेरिकन कार कल्चर घोषित किया। इसी बीच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे इमरजेंस ऑफ बिग 3, फोर्ड, जनरल मोटर्स, क्राइसलर। इन 3 कंपनीज को मिलाकर बिग 3 बोला जाता है। एक साइड पे यूएस गवर्नमेंट इकोनॉमी रेट को बढ़ाने में लगी थी, वहाँ पर इन बिग 3 को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। इसी फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर वही बात, अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि अब लगने वाले हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारी कंपनीज अपना अपना नाम बनाने के पीछे भाग रहे थे। तभी 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया और इसी वर्ल्ड वार 2 के चलते फरवरी 1942 से लेकर जुलाई 1945 तक सारे ऑटो फैक्ट्रीज में कार प्रोडक्शन रुकवा के मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स तैयार करवाए गए। 1941 में जहां पर कार ओनरशिप रेट 88% पर था, वही वर्ल्ड वार 2 खत्म होते होते मतलब 1945 तक गिर के 73% पर आ चुका था। बिल्कुल 1935-36 की तरफ फिर से एक बार कार कल्चर के लिए हालात बिगड़ते जा रहे थे। 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वार 2 फाइनली एंड हो गया और सारी ऑटो फैक्ट्रीज फिर से कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी हो चुकी थी और वार खत्म हो चुका था तो सारे सोल्जर्स घर वापस आए थे। तो एक तरफ से कंज्यूमर डिमांड्स भी बढ़ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ इकोनॉमी भी बढ़ रही थी और इसी इकोनॉमिक बूम ने अमेरिकन फैमिलीज को कार्स अफोर्ड करने के लिए अलाउ किया। अब ऑटोमोटिव ओरिएंटेड डिमांड्स भी बढ़ने लगे थे तो पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगी, जिसके पायोनियर थे फोर्ड हेनरी, जिनका अमेरिकन कार कल्चर को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा हिस्सा है। फोर्ड का मास प्रोडक्शन मॉडल और एवरेज अमेरिकन्स भी अफोर्ड कर सके ऐसी मॉडल टी कार एक अहम किरदार निभा रहे थे कार कल्चर को आगे ले जाने में। अब बाकी सारी कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग के समय पर कार को ज्यादा इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने पर ध्यान देने लगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ प्राइस कम हुई बल्कि अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कार खरीद सके। धीरे धीरे अमेरिका में कार्स फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का सिंबल बनना स्टार्ट हुई। म्यूजिक, मूवीज और एड्स में भी कल्चरल शिफ्ट का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, जहां पर कार्स को ड्रीम्स के तौर पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ। एक और बात भी थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ज्यादा लोग शहर छोड़ के अर्बन एरियाज यानी गांव की तरफ शिफ्ट होना पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ने लगी। अब अंदर की बात यह थी कि अर्बन एरियाज कार कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए थे, जहां पर वाइड स्ट्रीट्स और लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवलिंग के लिए कार्स पे डिपेंडेंट रहे। इन सारी चीजों की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि जहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान 1.3 मिलियन से कार रजिस्ट्रेशन घट चुके थे, वही अगले सिर्फ 5 सालों में यानी 1945 से लेकर 1950 तक लगभग 14.4 मिलियन से बढ़कर 40.18 मिलियन कार रजिस्टर हो चुके थे। अब इतना सब कुछ होकर भी ये रेस यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आगे जाकर अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AKA AAA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपना एनरोलमेंट दिखाना स्टार्ट किया, जिसके लिए इनको फोर्ड जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। अब AAA ने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट को नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने और उनके मेंटेनेंस के लिए फेडरल फंडिंग देने के लिए इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। इन सारी चीजों की वजह से आगे जाकर 1956 में ड्विट डी आइसेनहोवर, जो उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फेडरल एड हाईवे एक्ट ऑफ 1956 साइन किया, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फंडिंग आती थी उससे लगभग 4 गुना ज्यादा फंडिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई थी। इस एक्ट के अंडर इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने का ऑथराइजेशन भी किया गया था। अब अमेरिकन कार कल्चर इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ चुका था कि 1963 आते आते 8.7 मिलियन फैमिली
फैमिलीज के पास 2 या 2 से ज्यादा कार्स रजिस्टर्ड थी और अगर इन नंबर्स को कंपेयर किया तो पहले से 2 गुना बढ़ गए थे। तब से लेकर आज तक अमेरिकन कार कल्चर को दुनिया का सबसे बड़ा कार कल्चर माना जाता है।